जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों, क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है 2022-23 के लिए, आप ये कह सकते हो कि आपका टर्म 2 या फिर फाइनल एग्जाम, ठीक है। हिंदी में वार्षिक परीक्षा भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट का पेपर है 15 फरवरी को, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट का आपका पेपर है 16 फरवरी को। तो इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके पॉलिटिकल साइंस के एनुअल एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इस पेपर में वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे फाइनल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक पेपर आया था बच्चों आपका जो कि ऑफिशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, डीओई की तरफ से आया हुआ था, आपका पेपर नंबर 1। तो पेपर 1 जो है बच्चों, वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। आप यहाँ पे आई बटन में लिख के देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये जो है ये हमारा पेपर नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो ज्यादातर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आइए एक बार हम पेपर के पैटर्न को समझेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो पेपर के पैटर्न में यहाँ पे आप देखेंगे टाइमिंग जो है वो हमारी 3 घंटे की है, और मैक्सिमम मार्क्स से हमारे यहाँ पे टोटल 80 हो जाते हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे आने वाला है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने हर एक पेपर के जो सामान्य निर्देश होते हैं ना, ये सामान्य निर्देश ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए। क्यों भाई? इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। जैसे पेपर में टोटल आपके जो प्रश्न है वो कितने आएंगे? 30 आएंगे। अब जिसमें से वैसे सेक्शन आपका डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन टोटल आपके 5 से 6 सेक्शन। सेक्शन नंबर जो आपका ए रहेगा, इसमें 1 से लेके 12 तक के 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, यानी कि टोटल जो है वो आपके 12 आएंगे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका सेक्शन नंबर बी आ जाएगा, जिसमें 13 से लेकर 18 तक के 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। फिर सेक्शन सी आ जाएगा आपका, जिसमें 19 से लेके 23 ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। फिर सेक्शन डी आ जाएगा बच्चों आपका गद्यांश, कार्टून और चित्र आधारित क्वेश्चन, जिसमें 24 जो है गद्यांश वाला एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक है। 25 आपका कार्टून वाला एमसीक्यू हो जाएगा 4 मार्क्स का, एंड 26 चित्र वाला एमसीक्यू हो जाएगा 4 मार्क्स का। और ए बी सी डी यहां तक आपको एक भी चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आएगा आपका सेक्शन नंबर ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 27 से लेके 30 यानी कि 6 मार्क्स के आपके जो 4 क्वेश्चन हैं, इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक चॉइस मिलने वाली है। जी हाँ बच्चों, बहुत बढ़िया बात है आप सभी के लिए कि 6 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ गया। बेसिकली हम इस पेपर को ना 2 पार्ट में समझेंगे, ठीक है ना, 2 पार्ट में समझेंगे, जिसमें से ये आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें हम सेक्शन ए को समझ लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू। फिर सेक्शन बी यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। पार्ट 2 जो रहेगा उसमें हम 24 से लेकर 26 तक के जो गद्यांश वाले, कार्टून और चित्र वाले एमसीक्यू हैं इनको देख लेंगे, एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन है इनको देख लेंगे। पार्ट 2 का लिंक भी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं पेपर की तरफ और देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर को इजीली यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। आपका जो पेपर का पैटर्न है यहां से देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, यहाँ पे कुछ ये रहे, और इन सभी को आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे सामने सबसे पहले आ जाएगा सेक्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि कैसा है? एमसीक्यू वाले हैं, 1 अंक के प्रश्न। तो एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ पे टोटल हम 12 जो है वो एमसीक्यू करेंगे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ आंसर देने की जरूर कोशिश करें लाइव सेशन में, फिर कमेंट बॉक्स में, और कमेंट मुझे एक बार ये करके भी जरूर बताएं जब 12 एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे कि 12 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी रही। ओके बच्चों, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। देखो, प्रधानमंत्री का निर्वाचन तो हम आम जनता करती है, ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन आम जनता नहीं करती, तो कौन करता है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। देखो, ये जो 4 ऑप्शन है ना, थोड़े आपको लग सकते हैं कि घुमाने वाले हैं, लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, तो देखो हम किसे चुनते हैं? हम चुनते हैं संसद को, जो संसद के लोग होते हैं उनको, और राज्य की विधानसभा को चुनते हैं। तो वही जाके आगे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब जिन्हें आम जनता ने चुना है, और वही प्रतिनिधि संसद में और राज्य की विधानसभा में जाकर इस राष्ट्रपति का चयन करते हैं।
ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर। सेकंड में पूछा गया बच्चों कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। देखो, स्वतंत्रता के दो पार्ट्स हैं, एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। तो सकारात्मक में क्या होता है कि उसमें प्रतिबंधों के साथ में स्वतंत्रता होती है, यानी कि प्रतिबंध थोड़े होने चाहिए स्वतंत्रता पर। लेकिन जो नकारात्मक होती है, इसमें कहा जाता है कि भाई किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में देखेंगे द मीनिंग ऑफ नेगेटिव लिबर्टीज मीन लेक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ओके, नाउ उसके बाद में है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, तो उस अनुच्छेद का नाम क्या है, नंबर क्या है, 17, 21, 1 या फिर 32। तो राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल आएगा। ओके, इंग्लिश में देखेंगे कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज आर्टिकल फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपका एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का भी कंप्लीट हो जाएगा और एक एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक साथ 3 प्रश्न। कैसे ऐसे होगा कि कथनों पे हमें विचार करना है, किसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारे सामने यहाँ पे 4 कथन है। पहला कथन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं वो इससे नीचे की जितनी भी अदालतें होती हैं उनको मानने पड़ते हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय। मैं ना आपको एक पिरामिड बना के बताता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये होता है एक पिरामिड सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, जिसमें सबसे टॉप पे क्या है, यहाँ पे आ जाती है सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे पे उच्च न्यायालय और तीसरे पे आती है जिला न्यायालय और सबसे आखिरी पे जो अधीनस्थ आ जाती है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके फैसले बाकी की इन अदालतों को मानने ही मानने पड़ते, मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो इसकी इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय की पावर बहुत ज्यादा है। एंड देन ये किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकती है। जैसे मान लेते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय है हमारी सबसे ऊपरी पायदान पे, तो सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि भाई उच्च न्यायालय होगी या फिर जिला न्यायालय होगी, अपने अधिकार क्षेत्र से बात करते हैं, अधिकार क्षेत्र से अलग मुकदमे को ले लिया है या फिर मुकदमा जो केंद्रीय स्तर का है तो इन्होंने ले लिया, तो वो क्या कहते हैं किसी मुकदमे को अपने पास मंगवा सकते हैं। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि हमारे संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार है इनकी रक्षा के लिए, इनकी मजबूती के लिए, इनके बहाल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश जारी करता है जिनको हम रिट बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही यह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का तबादला भी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको पूरी की पूरी पिरामिड रूपी संरचना अच्छे तरीके से समझ में आ गई और यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन से कथन सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हमारे सभी के सभी जो कथन है वो सही है। यानी कि क्या कहेंगे हम कहेंगे सर जी सही विकल्प के चयन में ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 4 सभी सही है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, नाउ अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर अभिकथन और कारण वाला। तो प्रश्न 5 और 6 के लिए निर्देश है कि 2 कथन दिए जाएंगे अभिकथन कारण, इसमें इसके लिए आपको यहाँ से ऑप्शन चुनने होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश में असेसमेंट रीजन डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो क्वेश्चन क्या हमारे सामने, पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है अभिकथन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक है भाई, अभिकथन क्या कहता है कि भारत का जो संविधान है ये उधार का थैला है। क्यों भाई, क्योंकि भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हमारा अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और ये इसकी सही से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। दैट मींस असम्पशन ठीक, रीजन ठीक, एक्सप्लेनेशन इज आल्सो राइट। दैट मींस यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 के लिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट। ठीक है, और इंग्लिश में भी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ओके बच्चों, आगे अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। अभिकथन कहता है कि भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसी लोगों की। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। अब कारण क्या है, कारण ये है कि शहर की अधिकांश आबादी झोपड़पट्टी वालों को अवांछनीय मेहमान की तरह दिखती है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि भारत के ऐसे बहुत से शहर हैं यहाँ पे विकास तो है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ वहीं झोपड़पट्टी में
अवैध कब्जे से लोग रहते। क्यों रहने का कारण क्या है? क्योंकि जो बड़े बड़े शहर के लोग हैं, ठीक है ना, जो अमीर लोग हैं, वो इनको अच्छा नहीं मानते, इनको अवांछनीय मेहमान के रूप में देखते हैं। कारण ये भी ठीक है और व्याख्या भी सही यहाँ पे विकथन की, यानी कि कथन कारण सही और व्याख्या भी ठीक है, असर्शन रीजन ठीक है और रीजन असर्शन की अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो फिर से 6 के लिए हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। और इसी तरीके से 6 के लिए फिर से हमारा ए वाला ऑप्शन राइट। ओके, आगे समझ में अच्छे तरीके से। चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की, बहुत इजी है, अच्छे तरीके से समझ आएंगे कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास में शामिल है। भारतीय संविधान में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या यहाँ पे कदम उठाए गए थे। तो सबसे पहले कदम ये था बच्चों कि छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन, यानी कि ऊंच नीच जाति की जो छुआछूत की प्रथा चल रही थी उसका भारतीय संविधान में उन्मूलन किया गया, यानी कि उसे खत्म कर दिया गया। और ये भी कहा अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे दंड दिया जाएगा। ठीक। बी है भूमि सुधार कानून लागू करना, यानी कि भारतीय संविधान में यह है कि भाई जो भूमि सुधार कानून लागू किया, इसका मतलब कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से दूसरे लोगों की जमीन हड़पी हुई थी उनको उनसे छीन कर लोगों को दी गई, भूमि सुधार कई तरीके के लागू किए गए जिससे कि आर्थिक समानता बनाई जा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स अ प्रमोट सोशल इक्वालिटीज बोथ ए एंड बी इज राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8 में पूछा गया बच्चों हमसे कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता। तो यहाँ पे आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें 3 पार्ट तो ऐसे हैं, ठीक है ना, इसमें से 3 पार्ट ऐसे हैं, 3 कार्य ऐसे हैं जो चुनाव आयोग करता है, एक है जो नहीं करता है। तो पहले देखते हैं कौन करता है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग ये देखता है कि भाई मतदाता सूची कैसी है, ठीक है ना, यानी कि मतदाता सूची तैयार करता है जिसमें जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनको हटाना, कुछ नए लोग ऐड होते हैं 18 साल के तो उनको ऐड करना। तो ये एक सूची तैयार करता है कि कितने लोग मत देने वाले हैं चुनाव में। ठीक है, अब ये उम्मीदवारों का नामांकन करता है, ठीक है ना, यानी कि पार्टीज को सीट्स देता है चुनाव आयोग, नहीं सीट बेसिकली जो चुनाव आयोग है वो नामांकन भरता है और चुनाव चिन्ह जो होता है उसका आवंटन करता है। और तीसरा कहाँ पे मतदान होगा, जैसे कि नॉर्मली हमारे स्कूल में मतदान हो जाता है, ठीक है, और फिर जैसे मान लेते हैं कहीं कोई डिस्पेंसरी हो गया, कोई हॉस्पिटल टाइप में होगा तो वहां पे मतदान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यानी कि ये जो आपके 3 कार्य हैं, ठीक है ना, कार्य नंबर ए, कार्य नंबर बी, कार्य नंबर सी, ये करता है चुनाव आयोग। अब जो नहीं करता है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पंचायतों का चुनाव पर्यवेक्षण ये नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये कार्य जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त का है, चुनाव आयोग का नहीं है, ये किसका है? राज्य चुनाव आयुक्त का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका कि नहीं करता। ओके बच्चों, तो which of these function is not performed by the election commission, that is option number D, supervision of पंचायत elections। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर आता है 9, राजनीतिक समानता नहीं है। तो इनमें से ऐसी कौन सी समानता है जो राजनीतिक नहीं है? तो पहले जो है उसे देख लो। सबसे पहले यह है कि नागरिकों को, जो भी भारतीय नागरिक हैं सभी को वोट देने का अधिकार है, यानी कि वो अपना मत दे सकते हैं, अपना मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं जब किसी भी प्रतिनिधि को चुनना हो। ठीक है, जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है, उसे एक वोट दिया जाता है और उससे वो अपनी सरकार को चुन सकता है। नागरिक या तो चुनाव में अपने प्रतिनिधि को चुनता है या तो खुद चुनाव लड़ने का अधिकारी होता है और वो चुनाव लड़ भी सकता है, खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 क्या है? ये तीनों है राजनीतिक समानता। तो अगर आपसे अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजनीतिक समानता क्या है या इसके एग्जाम्पल दो, तो ये 3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब राजनीतिक समानता कौन सी नहीं है? तो ए वाली जो है ना, ये समानता इसकी नहीं है, क्योंकि ये कि सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है, ये प्राकृतिक समानता है इसकी। ठीक है ना, ये चीज समझ गए। देयर इज नो पॉलिटिकल इक्वालिटी, दैट इज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रवाद के विकास में बाधक है, यानी कि जो हिंडर्स हैं इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, वो क्या क्या है, किस तरीके से राष्ट्रवाद को ये खत्म कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा ऑप्शन है कि मजबूत ऐतिहासिक विरासत। ये तो भाई बहुत जरूरी है राष्ट्रवाद के विकास के लिए। जैसे मान लेते हैं भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए बहुत सारी ऐतिहासिक विरासतें हैं, ठीक है, और जैसे ग्रंथ हो गए या फिर कोई मॉन्यूमेंट्स हो गया। तो ये क्या दिखाते हैं कि भारत में जैसे क्रांतिकारी वगैरह लोग थे, ठीक है, लाल किला हो गया,
ठीक इसी तरीके से और भी ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जिसको देख के हमें क्रांतिकारियों की याद आती है, तो ये राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, भावनात्मक एकीकरण की भारत में ये है कि सभी लोग जो एक साथ रहते हैं इनके अंदर एकीकरण की भावना है, एक समान नागरिक हैं, ये भाईचारे का भाव है, तो ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। फिर सामान्य सभ्यता आती है कि एक सभ्यता ही उपयोग करते हैं, लेकिन जो बाधक है वो कौन सी है, वो ऑप्शन नंबर बी है, साम्यवाद। ठीक है ना, साम्यवाद राष्ट्रवाद के विकास में बाधक है। कम्युनिज्म इज हिंडर्स टू ग्रोथ द नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ओके, 11 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको एक बार करवा चुका हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार करके लागू किया? तो स्वीकार कब किया था इतना तुम्हें पता है, 10 दिसंबर को, लेकिन डेट क्या है? 1947, 48, 45 या 60? वो डेट क्या है हमें ये बताना। तो डेट क्या है बच्चों? डेट है 10 दिसंबर 1948। कब है? 10 दिसंबर 1948। When did General Assembly of United Nations accept the implement the Universal Declaration of Human Rights? Option number C, 10 December 1948। MCQ का सबसे आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका 2 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवाया। कैसे? प्रश्न हमारे सामने है कि ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है तो यही आपका, यानी कि कथन देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये चारों कथन सही है, ठीक है, लेकिन 2 या 4 मार्क्स में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि ग्राम पंचायत जो है इसके अंदर एक अथवा एक से ज्यादा गांव आते हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, मतलब जो मुखिया होता है, वो कौन होता है? या तो सरपंच या तो मुखिया कहलाता है। ग्राम पंचायत के कई कार्य होते हैं, जैसे पशुपालन, दुग्धशाला खोलना, ठीक है, उसका संरक्षण करना, मुर्गी पालन, पेयजल, सड़क, पुल घाट, इन सभी का निर्माण करना, ये क्या है? एक ग्राम पंचायत के कार्य हैं। फिर आता है डी, उपरोक्त तो सभी, तो ये भी हमारा यानी कि 2 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत के बारे में कंप्लीट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, इंग्लिश में देखेंगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्राम पंचायत? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके बच्चों, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने जो 12 एमसीक्यू हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपने क्या करना है, आप सभी बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में और एकदम ईमानदारी से बताना है कि 12 में से आपके कितने एमसीक्यू आए। ठीक है, आगे चलिए कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिससे आपकी और भी स्टडी अच्छी होगी। ओके, अब बारी आती है सेक्शन नंबर बी की। बी हमारे सामने आ चुका है बच्चों, ये है 2 अंकीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान की आलोचना की कोई 2 बिंदु लिखिए। ठीक है ना, तो सेक्शन बी में 2 मार्क्स से आपके 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न ये है कि भाई हमारा जो भारतीय संविधान है इसकी आलोचना के कोई 2 बिंदु लिखो। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी हमारे भारतीय संविधान की तो इतनी विशेषता है, लेकिन इसकी आलोचना कैसे हो सकती है? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस दुनिया में जो भी चीज है उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक नेगेटिव है यानी कि नकारात्मक, एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। एक सिक्का जो है इसके 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक इसी तरीके से हमारा संविधान जो है इसकी भी आलोचना की जाती है, लेकिन इसकी आलोचना पता है कैसे होती है? जो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है वही इसकी आलोचना बन जाती है। विशेषता क्या हमारे भारतीय संविधान की? कि हमारा भारतीय संविधान बहुत ही लंबा और विस्तृत संविधान है, जिसमें वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। ये इसकी विशेषता है और यही इसकी आलोचना है। क्यों? क्योंकि एक आम नागरिक, ठीक है ना, एक आम नागरिक इस संविधान को चाहे उसका पूरा जीवन निकल जाए वो इसे समझ ही नहीं पाएगा, यही आलोचक कहते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? कि भारतीय संविधान में बहुत से सिद्धांत दूसरे देशों से लिए, इसीलिए आलोचक कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो पश्चिमी देशों की देन है बेसिकली, है ना। उसके बाद में संविधान के निर्माण में सभी समूहों को, समूह के जो प्रतिनिधि वो उपस्थित नहीं थे, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के मात्र 28 सदस्य थे और संविधान सभा में तकरीबन 84% जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे। इसीलिए संविधान जब निर्माण किया गया तो संविधान सभा जो थी वो देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही। तो ये भारतीय संविधान की आलोचना है। ओके, इंग्लिश में देखेंगे राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 है आपके सामने पॉइंट, आप इन सभी को पढ़ें और समझें अच्छे तरीके से। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 14th है कि राजनीति के प्रति आम लोगों के नजरिए का वर्णन कीजिए। तो देखो, राजनीति के प्रति आम लोगों के नजरिए का वर्णन, यानी कि आम लोग जो राजनीति से जुड़े
ज्यादातर क्लोजली नहीं है, वो राजनीति के बारे में क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं वो बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि जो आम लोग है ना, वो राजनीति एक तरीके से दांव पेच के रूप में देखते हैं। कैसे दांव पेच के रूप में? कि लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे जो राजनेता हैं वो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, देश को लूटते हैं, घोटाला करते हैं, ठीक है ना। आम लोग कहते हैं कि ये जितने भी नेता राजनीति में आते हैं ये एक ही चीज के लिए आते हैं, घोटाला करो, देश को लूटो, यही इनके लिए राजनीति होती है, ठीक है ना। आम लोग कहते हैं कि भाई ये जो जितनी भी राजनेता है ना, ये कभी आज इस दल में, कभी उस दल में, फिर इस दल में, ये एक तरीके से दल बदल करते रहते हैं। जब चुनाव आएगा तो बड़े बड़े वादे कर देंगे, करोड़ों नौकरियां दिलाएंगे, ठीक है ना, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, बड़ा चढ़ा के दावे करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में जब वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। और साथ ही वो धर्म के आधार पर, जाति के नाम पे लोगों को तोड़ते हैं, हिंसा फैलाते हैं। तो ये आम लोगों का नजरिया है राजनीति के। ओके, आगे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ कॉमन पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, मतलब बेसिकली हम बात करते हैं कि पॉइंट का एबीसी टोटल ये है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये एकदम सिंपल सा है और आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल का वर्णन करो, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, इसके यूरोपीय मॉडल का क्या मतलब है। यूरोपीय मॉडल का मतलब ये होता है कि यूरोपीय मॉडल, यानी कि जिसे हम यहाँ पे बेसिकली अमेरिकन की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझाता है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल ये कहता है कि एक है धर्म और एक है राज्य सत्ता, यानी कि सरकार। तो ऐसे में ये दोनों आपस में कभी भी संबंध नहीं रखेंगे, ठीक है ना। राज्य सत्ता यानी कि सरकार धर्म के मामले में, और धर्म जो है राज्य सत्ता यानी कि सरकार के मामले में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो स्वतंत्रता और समानता अच्छी तरीके से विकसित हो पाएंगी, ठीक है ना। एक तरीके से अगर जो राज्य है वो धार्मिक लेवल पे कुछ सुधार करना चाहे तो वो इस यूरोपीय मॉडल में नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी मनाही है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपका थोड़ा सा टाइम जरूर कंज्यूम करूंगा, लेकिन चीजें अच्छे तरीके से समझ। फिर है डिस्क्राइब द यूरोपियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो क्या है यूरोपियन मॉडल सेक्युलरिज्म का, वो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों कि राज्यों की कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगर आपको जो हमारी संघीय कार्यपालिका है, यानी कि एक तरीके से संघीय यानी कि जो केंद्रीय है, अगर वो आपको पता है तो आप इजीली जो राज्य की कार्यपालिका है वो बता सकते हैं। कैसे? संघीय कार्यपालिका में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जिसको कौन चुनता है, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। ठीक इसी तरीके से राज्यों में क्या होता है, एक राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। अब संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि प्रधानमंत्री होता है, कैसा, जो कि संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक इसी तरीके से राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ठीक है। अब देखो संघ में क्या होता है कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके पास जितनी भी शक्तियां हैं उसका उपयोग वो कैसे करता है, वो अपनी शक्ति का उपयोग करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक इसी तरीके से राज्यपाल के पास भी कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, ठीक है ना। और बाकी के जो सिद्धांत है वो संघीय व्यवस्था के यहाँ पे लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो राज्यों की कार्यपालिका का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका और क्या बातें हैं, यहां से समझ लीजिए, ठीक है। अब 2 नंबर का एकदम सिंपल सा प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में अंतर स्पष्ट करो, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन और रिट, इसका मीनिंग क्या, पहले तो ये समझ लो। तो देखो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि एक तरीके से ना, अब देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी नहीं कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई निर्णय यदि उसे लगता है ये सही नहीं है, वो कुछ चेंजेस करना चाहती है, तो उस केस की वो पूरी तरीके से दोबारा छानबीन करवा सकती है, यानी कि अपने ही निर्णय को दोबारा तरीके से ले सकती है। अब इस मामले में न्यायपालिका विधायिका के द्वारा जो भी कानून या फिर
जो संविधान होता है कोई उसमें कमी रह जाती है तो उसकी व्याख्या करती है एक नए तरीके से, जिसे हम नैक पुनरावलोकन बोल देते हैं। अब रिट क्या होता है भाई? रिट का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, जब उनका कोई उल्लंघन करता है तो ऐसे में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कह लो या फिर उच्च न्यायालय कह लो, ये कुछ आदेश जारी करता है। ठीक है, विशेष आदेश, उन्हें हम रिट बोलते हैं। इन रिट के माध्यम से जो हनन करता होता है, जो अधिकारी होता है, उसे बताया जाता है कि आपको यही नहीं करना है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा किया जाएगा। ठीक है ना, इसको रिट बोलते हैं। ओके, तो नैक पुनरावलोकन रिट में अंतर समझ में आ गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड रिट। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, रिट क्या है, वो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। आगे अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की, बहुलवाद से क्या अभिप्राय है। तो बहुलवाद एकदम सिंपल सा है, मैं आपको ना दो एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे बच्चों इजराइल का, ठीक है, एक एग्जांपल लिया है मैंने इजराइल का और एक एग्जांपल लिया है मैंने भारत का। ठीक है एक इजराइल और एक भारत। तो देखो बहुलवाद का क्या मतलब है। बहुलवाद का मतलब होता है कि जब एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा को त्याग दिया गया हो, तब नई व्यवस्था होगी जहां अनेक संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकेंगे। यानी कि बहुलवाद का मतलब यह है, जैसे इजराइल जो है, आप सभी को पता है इजराइल कैसा देश है। इजराइल एक यहूदी देश है, 99% यहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहूदी देश का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक ही संस्कृति है, ठीक है, एक देश के रूप में। लेकिन जो भारत है, भारत में आप सभी को पता है कैसी संस्कृति है, यहाँ पे सैकड़ों धर्म है, छोटे से बड़े से बड़ा। बड़े में जैसे सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे बहुत से धर्म है, बौद्ध धर्म हो गया। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, कोई भारत का राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसके राज्य के अंदर यानी कि भारत देश के अंदर ही बहुत से धर्म विद्यमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम बहुलवाद बोलते हैं, जहां पे एक संस्कृति किसी देश की ना हो एवं अन्य संस्कृतियां वहां पे अच्छी तरीके से फल फूल रही हो। ठीक है, अब बहुलवाद को और मजबूत बनाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा के कुछ प्रबंध भी किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुलवाद का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके समझ में आया। अब यहाँ पे आ जाता है व्हाट इज मीन्ड बाय प्लुरलिज्म। तो इसका क्या मीनिंग है बच्चों, इस संबंध में आप इन पॉइंट को इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, तो आधा घंटा हो चुका है हमारा, मतलब 27-28 मिनट हो चुके हैं, जिसमें हमने 2 मार्क्स तक के हमारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आ जाती है बच्चों हमारे सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन सी यानी कि 4 अंकीय प्रश्न, 4 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, आइए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 19 है, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। तो अवसर की समानता, तो पहले आप बताएंगे समानता का मीनिंग क्या होता है। तो समानता का मतलब होता है बच्चों कि धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, किसी भी आधार पे हर एक व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव ना होना ही समानता कहलाता है। ठीक है, अब देखो अवसर की समानता का क्या मतलब है। अवसर की समानता के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आईपीएस हो गए, ठीक है, आईएएस हो गए, ओके, या फिर यूपीएससी, ये ऐसे बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं या कोई सा भी एग्जाम होता है, कोई अवसर निकलता है, तो ऐसे में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे मान लेते हैं अगर कोई बंदा योग्यता रखता है कि वो आईपीएस का, आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, तो उसे जाना देना चाहिए। आप उसके साथ में इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि तेरा धर्म नीचा है, तेरा मूलवंश अलग है, तेरी जाति, लिंग, जन्म स्थान अलग है, तो तू ये एग्जाम नहीं देगा, ऐसा नहीं। जो अवसर निकलेगा वो कर सकता है। ठीक है, और इन सभी के आधार पे जो धार्मिक शैक्षणिक संस्थान है वो अपने खोल सकते हैं चाहे तो, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उन्हें जरूरत मुहैया नहीं करवाई जाएगी धर्म के आधार पर। ठीक है, और एक और चीज, जितने भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पे ये जो है जाके प्रवेश ले सकते हैं, इन पे किसी भी तरीके का भेदभाव के साथ नहीं किया जाए। ठीक, पहली बात आप ये समझ गए, 2 हो गई बेसिकली। तीसरी बात, सरकार के द्वारा बच्चों, महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, इन लोगों की जरूरत के हिसाब से कुछ योजनाएं और लागू की हैं, जिससे कि ये अपने विकास को कर सके। ठीक है ना, अब एक और एग्जाम्पल आ जाता है इसी में,
आईपीएस और यूपीएससी के एग्जाम के बारे में, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के जरिए देता हूँ, ठीक है। अब आप इसमें बताएंगे आरक्षण, तो आरक्षण के लिए मैं यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आईपीएस, ठीक है ना, आईपीएस का एग्जाम है, ओके। तो आईपीएस के एग्जाम में जो अनुसूचित जाति और जनजाति और आदिवासी लोग होंगे, इनके विकास के लिए क्या होगा कि सरकार ने अपने जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं और जो सरकारी नौकरियां हैं, इनमें कुछ हद तक इन्हें छूट दी है, जिससे कि वे समाज के बाकी लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है आईपीएस का एग्जाम, ठीक है ना। तो इस एग्जाम में क्लियरिफाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी का बंदा है, उसे चाहिए कम से कम 95%। एग्जाम्पल के लिए मैंने बात की, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी लोग हैं, इनके लिए मात्र चाहिए 80%। तो ये 15% का जो गैप है, ये इसलिए दिया है संविधान ने, ताकि जो लोग कम हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोग ये कम है, तो ये समाज के लोगों के साथ में प्रतिस्पर्धा कर सके, उस लायक बने। इसके लिए इन्हें ये अधिकार दिया गया कि इन्हें कुछ आरक्षण दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हैं आरक्षण के बारे में, ये सारे के सारे पॉइंट, ओके बच्चों। तो अवसर की समानता समझ गए। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के ऐसे देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो क्या मैं समझता हूं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग, मेरे सामने ये पॉइंट्स हैं, इसे मैंने समझ लिया, मतलब आप भी समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। 31 मिनट हो चुके हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 20। अब ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी बताता हूँ। प्रश्न है हमारे सामने कि भारत में अपनाई गई चुनावी प्रणाली सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है, यानी कि ये प्रणाली हमारे भारत में जो चुनाव की है वो ये है कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वही जीतेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल अच्छी भी है, कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन इन बहुत सी विशेषताएं होने के बावजूद भी हमारे इस भारतीय प्रणाली में अभी भी सुधारों की आवश्यकता है। तो हमें बताना है वे सुधार कौन कौन से हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो भारत की चुनावी प्रणाली में निम्नलिखित सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहला सुधार, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला सुधार, ठीक है। पहला सुधार हमारे सामने बच्चों ये है कि संसदीय एवं विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव, यानी कि महिलाएं जो हैं इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए और इनके लिए कम से कम संसदीय एवं जो विधानसभा है इसमें कम से कम 1 से 3 से सीटों पर इनका चुनाव किया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ओके। के बाद में चुनाव में आप सभी को पता है धन का प्रभाव ज्यादा होता है, धन का प्रभाव गलत उपयोग होता है, जैसे कि वोटों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है ना। तो इस पे रोक लगाना और धन के प्रभाव को गलत तरीके से जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अधिक कठोर कानून बनाए जाए, ओके। अब कई बार ये होता है कि कुछ लोग धांधलीबाजी करके भ्रष्टाचार के जरिए उम्मीदवारी जो है वो ले लेते, टिकट ले लेते हैं। तो ऐसे में वे व्यक्ति जो जिन पे कोई मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, जेल की सजा काट के आया है या फिर काट रहा है, तो उससे जो है किसी भी तरीके की कोई ये जो टिकट वगैरह वो नहीं दी जानी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के जरिए कुछ तिकड़म लगा के वो टिकट ले भी लेता है तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द करना चाहिए, ठीक है ना। चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म के मामले पर जो लोग लोगों को भड़काते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द करो और उसके लिए कठोर कानून भी बनाओ, ठीक है। चुनाव के दौरान जो हिंसा होती है उसके लिए कदम उठाओ, ठीक है। आपने मूवीज में देखा होगा, वही बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे देश ने जो सर्वाधिक जीत से प्रणाली अपनाई हुई है चुनाव की, इसको हटा के हमें समानुपात के प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जानी चाहिए ताकि राजनीतिक दलों को अनुपात में सीटें मिल सके, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सभी को याद रखने इस मामले में कि भारत में जो चुनावी प्रणाली अपनाई गई उसमें सुधार कौन कौन से किए जाने चाहिए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के ऐसे देख सकते हैं, द इलेक्टोरल सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया इज द सिस्टम ऑफ विनिंग विद द मोस्ट वोट इन विच रिफॉर्म्स आर नीडेड नाउ। तो ये पॉइंट्स है, ये रिफॉर्म्स है, द फॉलोइंग रिफॉर्म्स आर नीडेड इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया। ये पॉइंट्स हैं आपके और आप इनको यहाँ पे इजीली समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकंड कहाँ चला गया भाई इतनी जल्दी। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये प्रश्न बहुत ही इजी है और आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का वर्णन करो। बेसिकली अनुच्छेद 370 वर्तमान यानी कि 2023 में अब नहीं है, लेकिन इससे पहले था, तुम्हें बताना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये बेसिकली जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है, ठीक है।
अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को बाकी के जो राज्य से इससे थोड़ी अधिक स्वायत्तता, अधिक आजादी दी जाती थी। ठीक है, अब केंद्र सूची में या फिर संवती सूची पे जो विषय हुआ करते थे उन पर जब भी कोई कानून बनाया जाता था और अगर उसे जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के प्रधान की क्या करनी होती थी, सहमति लेनी पड़ती थी, पूछना पड़ता था कि भाई हम लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आंतरिक अशांति के आधार पे कभी भी जम्मू कश्मीर में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन 1975 में लगा दिया गया था। ठीक है, राज्य में नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, और साथ ही अनुच्छेद 368 के अनुसार ये कहा गया कि भारतीय संविधान के संशोधन राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर में लागू, यानी राज्य सरकार जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, ठीक है ना, उसकी सहमति से ही कोई भी कानून यहाँ पे लागू होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 से 20 के बाद अभी 2023 तक ये जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 लगा हुआ था ना, इसको हटा दिया गया है और अब वो राज्य जो राज्य होने के साथ पहले विशेष राज्य था, अब वो विशेष राज्य नहीं बचा, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसकी पूरी बागडोर किसके हाथों में होती है, केंद्र सरकार के हाथ। क्या भाई, आगे समझना अच्छे तरीके से, अनुच्छेद 370। ओके ना, अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। डिस्क्राइब आर्टिकल 370 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है इसका मीनिंग बच्चों, इससे आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को इजीली समझ सकते। हाँ, एक नोट भी लिखना जरूरी है। अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 22 के। ये प्रश्न एकदम इजी सा है और आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाओगे। प्रश्न है, हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है ना, तो देखो पहले स्वतंत्रता का मीनिंग बताएंगे, उसके बाद हम आवश्यकता क्यों पड़ती है प्रतिबंधों की वो बताएंगे। स्वतंत्रता जिसका अर्थ नॉर्मली आजादी होता है, इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि नॉर्मली हम स्वतंत्रता को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि पूरी तरीके से आजादी, लेकिन यहाँ पे आजादी का मतलब ये कि प्रतिबंधों का जो बाहरी प्रतिबंध है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, लेकिन हमें कुछ प्रतिबंध लगाने जरूरी होते हैं सभी की स्वतंत्रता पर। तो क्या प्रतिबंध लगाने हैं वो हमें जानना। तो बेसिकली मतलब प्रतिबंध क्या नहीं, क्यों लगाने हैं, आखिर में प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है वो हमें बताना। ठीक है, तो प्रतिबंध की आवश्यकता में बहुत सारे कारणों की वजह से पड़ती है, जिसमें से सबसे पहला कारण हमारे सामने है कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति के लिए। ठीक है ना, यानी कि मान लेते हैं आपको स्वतंत्रता है कि आप बोल सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब ये दो बंदे ए और बी दोनों को स्वतंत्रता है, लेकिन ए बंदा जो अगर बी को गाली दे रहा है तो ये कौन सी स्वतंत्रता है भाई, तुम किसी को गाली दे सकते हो, ये इसकी स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसे में ये जो बी बंदा है इसकी स्वतंत्रता तो हनन हो गया। तो ऐसे में सभी जो है वो अपने अधिकारों की पूर्ति कर सकें, अपने अधिकारों का अच्छे तरीके से यूज कर सकें, उसके लिए हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब टकराव की स्थिति को रोकने के लिए कैसे भाई, जैसे मान लेते हैं कोई लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, चालान करते समय आप सड़क से वो जो चालान ऑफिसर होता है उसके साथ में आप झगड़ा करने लगते हैं, पार्किंग को लेकर आप किसी के साथ में झगड़ा करने लगते हैं, जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है आपका छोटा मोटा, किसी ने कहीं कूड़ा उड़ा फेंक दिया इसके लिए झगड़ा हो जाता है, किसी ने आपकी तरफ कुछ गलत कमेंट कर दिया तो झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे में ये जो स्थिति होती है टकराव की, इसको रोकने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, प्रतिबंधों। ठीक है, उसके बाद हमारे समाज में जो भी संसाधन उपस्थित है उन सभी संसाधनों का उचित बंटवारा किया जा सके, जिससे कि सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित हो सके, इसीलिए हमें प्रतिबंधों का आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, हमारा समाज, हमारे मुक्त समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो अपने विचारों को बनाए रखें, अपने जीवन जीने के जो तरीके उनको विकसित कर सके और उन पर किसी भी तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति अंकुश ना लगा सके, इसके लिए हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे आखिरी, हिंसा और विवाद जो है इसको नियंत्रित किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट है जिससे आप इजीली यहां से समझ सकते हैं। आगे हिंदी में आपने समझ ही लिया। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के देख सकते हैं कि व्हाई डू वी नीड रिस्ट्रिक्शंस ऑन लिबर्टी, तो क्यों नीड हमें लिबर्टी की, वो आप इजीली यहां से बच्चों समझ सकते। ओके, अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 23 की। ये प्रश्न एकदम इजी सा है और आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। नागरिकता किसे कहते हैं तथा नागरिकता के प्रकार लिखिए। तो नागरिकता देखो सिंपल सी ये है, नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण समान सदस्यता से है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, एवं इसमें राष्ट्र जो है
वो अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान देते हैं और साथ ही कुछ अधिकार देते हैं। इसी आधार पे हम राष्ट्र के आधार पे स्वयं को भारतीय बोलते हैं, जापानी या फिर जर्मन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारा देश जो है भारत, ठीक है ना, भारत में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सभी को एक राजनीतिक समुदाय के रूप में, यहाँ पे राजनीतिक समुदाय किसे माना गया है, एक कंट्री को माना गया है, ठीक है ना। तो ये जो कंट्री है वो अपने सदस्यों को एक समान और पूर्ण सदस्यता देती है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होती है, और इसी सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ में कुछ अधिकार भी देती है, उसी को नागरिकता बोल देते हैं। इसी आधार पे हम खुद को भारतीय, जापानी या फिर जर्मन बोल, ठीक है। अब बारी आती है इसके प्रकार की। तो प्रकार इसके सामने मतलब प्रकार जो है इसके कुछ हैं, टोटल 4 हैं। पहला है जन्मजात नागरिकता। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य में यानी कि देश में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक भारत का व्यक्ति है, वो भारत में रहता है, उसके पास भारत की नागरिकता है, तो ऐसे में उसका जो बच्चा जन्म लेगा उससे भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जन्म भारत में हुआ, उसके जो माता पिता थे वो भी भारतीय, ठीक है। अब दूसरी है राज्य प्रदत्त नागरिकता। इसका मतलब यह है कि इसमें किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा किसी विशेष परिस्थितियों के कारण नागरिकता प्रदान करनी पड़ती है। यानी कि कई बार होता है ना कि कुछ बड़े बड़े सिक्योरिटी मिशन, इंटेलिजेंस मिशन चलाए जाते हैं, तो ऐसे में किसी अन्य कारणों की वजह से उसे नागरिकता देनी पड़ती है, ठीक है, राज्य के द्वारा। फिर आती है एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता का मतलब यह है कि एकहरी, अब ना यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ एकहरी और दोहरी नागरिकता का। एकहरी का मतलब ये होता है जैसे कि कोई देश है, यानी कि भारत का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो भारत में टोटल कितने 28 हैं, राज्य, सॉरी 28 राज्य हैं। तो इन 28 राज्यों में कोई भी व्यक्ति भारत की सीमा के अंदर कहीं पर भी रहे, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो राज्य का, यानी कि वो बेसिकली एक भारतीय ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, तो हम कहां पे थे, हाँ, दोहरी नागरिकता पे, ठीक है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है जैसे भारत में टोटल 28 राज्य है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया यूपी का, या फिर कोई एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बिहार का राज्य ले लिया, ठीक है। तो ऐसे में दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो यूपी में रहता है, एक तो वो यूपी का नागरिक भी है और ऊपर से वो एक भारत का भी नागरिक है, यानी कि दो नागरिकता, एक देश की भी और उसके एक राज्य की भी। तो इसको बोलते हैं दोहरी। और एकहरी में वो देश के अंदर कहीं पे भी रहे उसको एक ही नागरिकता बोलेंगे, यानी कि एक ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं बच्चों जो कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो नागरिकता आखिर होती क्या है और बाकी की सारी बातें क्या हैं वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है इंग्लिश में व्हाट इज सिटीजनशिप एंड राइट द टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप्स। तो क्या है वो सारी बातें आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बचता है हमारा सेक्शन नंबर डी प्लस में सेक्शन नंबर ई, जिसमें 4 मार्क्स के 3 जो क्वेश्चन वो एमसीक्यू वाले होंगे और 6 मार्क्स के आपके टोटल 4 क्वेश्चन होने वाले, ठीक है, जिसमें चॉइस भी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन नंबर डी प्लस में जो ई रहेगा, ठीक है, डी प्लस, एक सेकंड इसे हटाना पड़ेगा मुझे पहले, हाँ, सेक्शन डी प्लस में ई जो रहेगा, ठीक है, सेक्शन डी और ई, इसे हम करेंगे बच्चों इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। और वीडियो का पार्ट 2 आपको कल शाम को देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने करना क्या है बच्चों, इस वीडियो को जितना हो सके आप उतना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और सभी आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आप सभी के जितने भी दोस्त हैं वो इसको देख के अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया या नहीं, ये बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।